Good morning, all of you. I hope you all are fine. Today we are going to read a poem on page number 102 of your English literature book, that is My Room. And who is the poet of this poem? Robert William Service. Robert William Service is the poet of the poem My Room. So let's start. Basically, in this poem, the poet wants to tell us his feelings towards the belongingness in his room. Okay? इस पोएम में पोएट हमें क्या कहते हैं? पोएट हमें बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स टुवर्ड्स द बिलोंगिंगनेस इन हिज रूम, जो उसके रूम में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है, उसके टुवर्ड्स जो उसकी फीलिंग्स है, जो फीलिंग्स रखता है अपने रूम के अंदर, जो उसकी चीज़ें हैं, उसके लिए वो अपनी फीलिंग्स हमें इस पोएम के थ्रू बताते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. I think the things I own and love acquire a sense of me that gives them value far above the worth that others see. My chattels are of me apart. This chair on which I sit would break its overstuffed old heart if I made junk of it. Now I think the things I own and love acquire a sense of me. पॉइंट क्या कहते हैं इसमें कि जो चीज़ें मेरी हैं, मैं सोचता हूँ जो चीज़ें मेरी हैं, जिन चीज़ों से मैं प्यार करता हूँ, acquire a sense of me, वो भी सेम वही फीलिंग्स को obtain करती हैं. जैसी फीलिंग्स मैं उनके लिए रखता हूँ, वही सेम फीलिंग्स वो मेरे लिए रखती हैं. कौन? जो उसके रूम में जितनी भी चीज़ें हैं. कौन? सोफ़ा है, चेयर है, बेड है, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सेम फीलिंग्स पॉइंट अपनी चीज़ों के लिए रखते हैं, सेम वही फीलिंग्स वो चीज़ें भी उनके लिए रखती हैं. That keeps them value far above the worth that others see. My chattels are of me apart. This chair on which I sit would break its overstuffed old heart if I made junk of it. अब वो क्या कहते हैं कि जो मेरे रूम में जितनी भी चीज़ें हैं, हालांकि वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो मैं उनके लिए सोचता हूँ, जैसे फीलिंग मैं उनके लिए रखता हूँ, जो मैं उनसे इतना ज़्यादा अटैच हूँ, वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देती हैं. My chattels are of me apart. Chattels means समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, जो चीज़ें हमारे से बिलोंग करती है, जो चीज़ें हमसे बिलोंग्स करती है, वो क्या कहते हैं? माई चैटल्स और ऑफ मी अ पार्ट. जो चीज़ें मुझसे बिलोंग करती हैं वो मेरा ही एक पार्ट है. लाइक दिस चेयर ऑन विच आई सिट वुड ब्रेक इट्स ओवर स्टफ्ड ओल्ड हार्ट. दिस मीन्स ही फील्स दैट इट वुड ब्रेक हिज चेयर्स हार्ट इफ़ ही वर टू थ्रो इट आउट लाइक जंक. वो क्या कहते हैं? वो ये इस इन लाइन्स का मीनिंग है कि वो ये फील करते हैं कि इट वुड ब्रेक हिज चेयर्स हर्ट, कि वो अपनी चेयर का जो हर्ट है उसको तोड़ देंगे अगर वो उसको क्या कर देंगे? इफ़ आई मेड जंक ऑफ इट, अगर मैं उसको एक ट्रैश समझ लेता हूँ, उसको एक जंक समझ लेता हूँ, अपनी चेयर को अगर मैं गार्बेज समझ लेता हूँ, तो उससे क्या होगा? जो मेरी चेयर का ओवर स्टफ्ड हर्ट है, ओवर स्टफ्ड मीन्स उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो भरी हुई हैं, मीन्स जो मेरी और मेरे चेयर की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं एक साथ में, तो उसको ओवर स्टफ्ड बोला गया है यहाँ पर. तो उसका जो ओवर स्टफ्ड ओल्ड हार्ट है, उसके साथ में जो मेरी मेमोरीज़ लगी हुई हैं, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी चेयर का जो हार्ट है उसको ब्रेक कर रहा हूँ अगर मैं अपनी चेयर को एक ट्रैश समझ लेता हूँ. नाउ नेक्स्ट पैरा. To humble needs with which I live, my books, my desk, my bed, a personality I give, they will lose when I am dead. Sometimes on entering my room, they look at me with fear, as if they had a sense of doom inevitably near. Now, to humble needs with which I live means for the humble needs that I live with. वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हम्बल नीड्स है, जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, लाइक माई बुक्स, माई डेस्क, माई बेड. हम्बल मीन्स मॉडेस्ट, कि जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए जीने के लिए, हम्बल नीड्स जो हैं, जो मॉडेस्ट नीड्स हैं, जो मुझे ज़रूरत है जिन चीज़ों की, कौन सी चीज़ें हैं? वो बुक्स हैं, डेस्क हैं, बेड हैं. उनको क्या हुआ है? अ पर्सनैलिटी आई गिव दे विल लॉस व्हेन आई एम डेड. मैंने उनको एक पर्सनैलिटी दी हुई है, अपनी बुक्स को, अपनी डेस्क को, अपने बेड को एक पर्सनैलिटी दी हुई है. और मुझे क्या लगता है कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, व्हेन आई एम डेड दे विल लॉस ऑल दोज पर्सनैलिटीज़ विच आई गिव हिम, जो मैंने विच आई गिव इट, जो मैंने जितनी भी पर्सनैलिटीज़ उन्हें दी हुई है, बुक्स को पर्सनैलिटी दी हुई है, डेस्क को दी हुई है, तो मेरे चले जाने के बाद वो सब भी उनके पास से ख़त्म हो जाएंगी. Sometimes on entering my room, they look at me with fear, as if I had a sense of doom inevitably near. And sometimes मुझे क्या लगता है? When I entering in my room, जब मैं अपने रूम में एंटर करता हूँ, तो मुझे क्या लगता है कि वो चीज़ें मुझे कैसे देख रही हैं? With fear. They look at me with fear. वो मुझे डर के साथ देख रही है. And why? What is the reason? As if they had a sense of doom inevitably near. Doom means death or destruction.
इनएविटेबली मीन्स एज अ सर्टेन टू हैपन, कि कुछ होने वाला है आगे। एज इफ़ दे हैड अ सेंस ऑफ डूम, कि उनके अंदर एक सेंस है किसकी, डूम की, कि उनको पता है कि कभी ना कभी ये चीज़ें हम भी ख़त्म हो जाएंगे, जो पॉइंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, डेथ और डिस्ट्रक्शन आना ही आना है, जो बहुत ही ज़्यादा करीब है। इनएविटेबली नियर, एज इज सर्टेन टू हैपन नियर। दे वुड लॉस द अटैचमेंट ही हैज़ डेवलप्ड टू दैम, मीन्स जो एक अटैचमेंट बना हुआ है बिटवीन द पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट्स, वो क्या हो जाएगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। दे वुड लॉस द अटैचमेंट ही हैज़ डेवलप्ड टू दैम। क्लियर? नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, yet happily since they do not die, in them will linger on some of the spirit that was I when I am gone, and maybe some sweet soul will sigh and stroke with tender touch the things I loved, and even cry a little, not too much. Happily means by any chance. Yet happily since they do not die, in them will linger on. Linger means long lasting. Some of the spirit that was I when I am gone. ना वो क्या स्पीकर हमें क्या कहता है कि चलो एक बार को बाई चांस मान लेते हैं, सिंस दे डू नॉट डाई व्हेन आई एम गोन, जब मैं चला जाऊंगा तो उनका कुछ नहीं होगा, मैं ही चला जाऊंगा, वो चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, तब क्या होगा, सम ऑफ द स्पिरिट दैट वाज आई इन दैम विल लिंगर ऑन, तो मेरी जो अंदर की एक स्पिरिट है, जो मेरी रूह होगी, वो क्या होगी, इन दैम विल लॉन्गर ऑन, वो उनसे कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग वे में जुड़ी रहेंगी। जो मेरी स्पिरिट है वो उन चीज़ों से जुड़ी रहेगी, भले ही मैं ना रहूँ, लेकिन अगर वो चीज़ें रहती हैं बाय एनी चांस, हैप्पली मीन्स बाय एनी चांस, अगर वो चीज़ें रहती हैं तो कहीं ना कहीं जो मेरी स्पिरिट है वो उनसे जुड़ी रहेगी। And maybe some sweet soul will sigh and stroke with tender touch the things I loved, and even cry a little, not too much. Stroke means to move hand gently over somebody, and sigh means moan, lament. Tender means smooth. वो क्या कहते हैं, and maybe some sweet soul will sigh, और हो सकता है जो कैसी होगी, जो मेरी सोल होगी वो कैसी आएगी, बहुत ही ज़्यादा दुखी होगी, मोन होगी, लेमेंट होगी, वो क्या करेगी, उन चीज़ों पर क्या करेगी, टू मूव हैंड जेंटली ओवर समबडी, यानी कि उन चीज़ों के ऊपर हाथ फेरेगी, बहुत ही प्यार के साथ उन चीज़ों के ऊपर हाथ फेरेगी, एक स्मूथ टच देगी उनको। द थिंग्स आई लव, जो चीज़ें मैं पसंद करता था, एंड इवन क्राई, और हो सकता है जो मेरी सोल है, जो मेरी स्पिरिट है, वो रोने भी लगे, अ लिटिल, नॉट टू मच, थोड़ा सा ही सही, भले ही बहुत ज़्यादा ना रोए, लेकिन उन चीज़ों को याद करके मेरी स्पिरिट, मेरी सोल बहुत ज़्यादा रोएगी। So in this way the poet explains his feelings towards the objects in his room. Now question answers. Read and answer. The things in the speaker's room are as per common perception. Perception means feeling or sensations. Correct answer is B, not of great value. Point number 2. Now point number 2, the things in his room get value when considered that they are the belongingness of a great poet. वो तभी तो उन चीज़ों को वैल्यू मिलती है जब वो उसको खुद से बिलोंग करता है, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव थिंग्स नहीं है उसके रूम में। पॉइंट नंबर 3, the speaker feels that he cannot be separated from the things in his room. So the correct answer is A. The speaker leads a very lifestyle, सिंपल लाइफ स्टाइल। सोफिस्टिकेटेड मीन्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टाइल नहीं था, एक्सपेंसिव नहीं था, उसका सिंपल लाइफ स्टाइल था। पॉइंट नंबर 5, द स्पीकर फील्स दैट ही लेंड्स हिज बुक हिज टेबल एंड बेड हिज ओन पर्सनैलिटी एंड दस दे एज्यूम वैल्यू। आंसर नंबर बी। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर बी, you have to skip question number C, question number 7, and it is question number 8. Now there is an activity which is given in your book on page number 104. Activity, do this activity in your book. Okay, आपको इस एक्टिविटी को अपनी बुक में ही करना है। Read these lines from some famous poems and discuss in small groups where the personification lies. Mention the particular human quality the object has been endowed with. अब इसमें क्या करना है, आपको इन लाइन्स को पढ़ना है और इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, जहाँ पर आपकी पर्सोनिफिकेशन है आपको वो लाइन्स फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन? Personification is a technique where a poet endows non-human, non-living things with human qualities. Find the lines that personify the things in the speaker's room. What is the personification? Personification is a figure of speech. Clear? Personification एक figure of speech होती है, जैसे आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, सेम personification होती है। बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच होती है, लाइक एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली अबाउट पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया और थिंग इज़ गिवन ह्यूमन फीलिंग्स एज इज स्पोकन ऑफ एज इट वर ह्यूमन।
ओके। पर्सोनिफिकेशंस में कैसी टेक्निक होती है, जहाँ पर पोइट क्या करते हैं, जो स्पीकर होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन ह्यूमंस को, नॉन लिविंग थिंग्स को वो लिविंग थिंग्स के साथ अटैच करते हैं। वो ऐसे बताते हैं कि जैसे वो लिविंग थिंग्स हैं। लाइक आपकी बुक में एक लाइन्स आई हुई हैं, अ पर्सनैलिटी आई गिव दे विल लॉस मैन आई एम डेड। पर्सनैलिटी किसकी होती है, पर्सनैलिटी तो ह्यूमन बींग्स की होती है। चेयर की, बेड की, बुक्स की तो पर्सनैलिटी नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में अटैच कर दिया है कि मैंने जो पर्सनैलिटीज़ उनको दी हुई है, बुक्स की, बेड्स की कोई पर्सनैलिटी नहीं होगी, वो ह्यूमन बींग्स की होती है। तो इस तरह से इसमें पर्सोनिफिकेशन है। तो सेम आपको यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन जिस लाइन्स में आता है वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? Now this is the poem My Room. I hope you understood this. Take care all of you. Thanks a lot.